हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं संतोष प्रजापति ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम लोग टेंस की स्टडी कर रहे थे और टेंस में हम लोग प्रेजेंट और उसके सब सेक्शन, पास्ट और उसके सब सेक्शन, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज हम लोग सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की स्टडी करेंगे। एक जनरल सा डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि जिस वाक्य के अंत में क्रियाओं में गा, गे, गी शब्द अक्षर लगा रहता है वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। ये पढ़े, फिर से देख पाए। जिस वाक्य के अंत में क्रियाओं में गा, गे, गी अक्षर जुड़ा रहता है वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जैसे वह घर जाएगा, तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा, मैं अपने मित्रों के साथ मैदान में खेलूंगा, ये सब वाक्य आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। या आप ऐसे भी कह सकते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है। फिर से समझो, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से होगा। फिर समझो, फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग ऐसे कार्य व्यापार के लिए होता है जो भविष्य में सामान्य रूप से जरूर होगा। ये समझ में? या हम लोग थोड़ा चेंज करके पढ़ रहे हैं, खाली गा गे से काम नहीं चलेगा। एक और तीसरी पहचान के रूप में यहाँ पे देखो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य के पूर्ण होने या अपूर्ण रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात होना असंभव रहता है। ये ध्यान रखना बेटा। यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों में किसी भी कार्य के पूर्ण होने, अपूर्ण रहने या लगातार होते रहने के विषय में कुछ भी ज्ञात होना असंभव रहता है। ये मूल रूप से इसकी एक डेफिनेशन है। इसका जब स्ट्रक्चर बनाते हैं प्यारे बच्चों, तो हम लोग क्या स्ट्रक्चर बनाते हैं? सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर याद रखना, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और ऑब्जेक्ट। विल या शैल के प्रयोग को हम लोग देख ले। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल का प्रयोग और सेकंड तथा थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करते हैं। स्ट्रक्चर आप लोगों ने देखा, यानी सब्जेक्ट, विल और शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल देखा जाए, वह आज सिनेमा जाएगा, क्या बनाओगे? ही विल गो टू सिनेमा टुडे। या आज वर्षा होगी, इट विल रेन टुडे। मैं तुम्हें एक घड़ी अवश्य दूंगा, आई विल गिव यू ए वॉच, आई विल गिव यू ए वॉच। या थोड़ा सा और चेंज करें और बड़ा बनाए, ये मेहमान आज तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेंगे, दीज गेस्ट्स विल नॉट वेट यू टुडे। थोड़ा और बड़ा किया जाए, न्यायालय ठगों को माफ नहीं करेगा। याद रखना, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल। न्यायालय ठगों को माफ नहीं करेगा, द कोर्ट विल नॉट एक्सक्यूज द चीट। चाहे चीटर भी लगा सकते हो। या पुलिस कर इन बदमाशों को जरूर पकड़ेगी, द पुलिस विल अरेस्ट दीज रास्कल्स टुमारो। तो ये एक आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का बेसिक स्ट्रक्चर। निगेटिव होगा तो सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल
प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। लेकिन पहले हम लोग कुछ और कंडीशंस को देख लें कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग इच्छा यानी विल, संकल्प डिटर्मिनेशन, चेतावनी थ्रेट, आदेश यानी कमांड, इरादा यानी इंटेंशन, विश्वास, आदेश, वायदा इत्यादि का बोध कराने के लिए भी किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों एक बात याद रखना, ऐसी स्थिति में आई और वी के साथ विल तथा अन्य सब्जेक्ट के साथ शैल का प्रयोग करेंगे। यानी कहने का मतलब क्या है कि अगर वाक्य में कोई इच्छा, कोई संकल्प, कोई चेतावनी, कोई कमांड, कोई इंटेंशन, विश्वास, आदेश, वायदा इत्यादि दिया गया है तो हम सहायक क्रियाओं को आपस में बदल देंगे। यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन के साथ शैल, बाकी अन्य पर्सन के प्रोनाउन के साथ विल का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं राष्ट्र की सेवा अवश्य करूंगा, तो क्या बनाओगे? आई विल सर्व द नेशन। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, आई विल नेवर टेल ए लाई। बता समझ में? तीसरा चलो कंडीशन देखते हैं। अगर मान लो वाक्य कंडीशनल सेंटेंस में दिया हुआ है, यानी यदि शर्त वाले वाक्यों में प्रिंसिपल क्लॉज जो है इफ, व्हेन, अनलेस आदि से बने एडवर्ब क्लॉज जिनमें प्रेजेंट इंडेफिनिट दिया गया होता है, तो दूसरा क्लॉज हमेशा याद रखना प्यारे बच्चों फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। इतना याद रहेगा। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों कि कोई भी कंडीशनल सेंटेंस होता है प्रायः वह इफ से शुरू होता है, लेकिन आप उसमें दो शब्द और जोड़ दो, व्हेन और अनलेस। यदि इन एडवर्ब क्लॉज से वाक्य शुरू हुआ है और वाक्य एडवर्ब क्लॉज के जस्ट बाद का वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अर्थात इफ से शुरू होने वाला वाक्य और उसी के जस्ट बाद आने वाला वाक्य अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो दूसरा क्लॉज हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे। याद रखिएगा कंडीशनल सेंटेंस का एक क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा क्लॉज फ्यूचर इंडेफिनिट, लेकिन याद रखिएगा दोनों का हिंदी अनुवाद यानी प्रिंसिपल क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज दोनों क्लॉज की हिंदी हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में ही निकलेगी। जैसे ये तुम कठिन परिश्रम करोगे तो पास होगे, तो क्या बनेगा? इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। जैसे यदि तुम मुझे रक्त दोगे तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तो दोनों में आ रहा है, देखो दोगे दूंगा फ्यूचर में आ रहा है ना। तो इफ यू गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम। या और भी हम लोग कर लें, यदि तुम अपना व्यवहार बर्ताव नहीं बदलोगे तो जीवन में सफल नहीं होगे। यानी अनलेस यू चेंज योर वेज यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ है। फिर समझो, अनलेस यू चेंज योर वेज यू विल नॉट सक्सीड इन लाइफ। और याद रखना अगर वाक्य अनलेस या अनटिल से शुरू हुआ है तो उसके बाद का क्लॉज हमेशा सिंपल सेंटेंस में ही बनाया जाता है। ये समझ में आ गया आपको कंडीशनल। अब जरा और भी हम लोग देखते हैं। यदि कोई नेचुरल या हैबिचुअल एक्शन प्रकट करना है तो वो फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा। यानी टू एक्सप्रेस नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन इट विल बी मेड इन फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। यानी कहने का मतलब है अगर कोई स्वाभाविक कार्य है या कह सकते हैं कोई आदतन कार्य है तो भी हम वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और फ्यूचर इंडेफिनिट के विषय में मालूम है आपको, सब्जेक्ट विल शैल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। जैसे नेचुरल हैबिचुअल एक्शन देखें, द चाइल्ड विल ग्रो इनटू
एडल्ट, या स्प्रिंग विल कम अगेन, या प्लांट्स विल ग्रो इनटू ट्रीज, ऐसे वाक्य नेचुरल और हैबिचुअल एक्शन वाले होते हैं। अगला और देखें, टू एक्सप्रेस ऑफर्स, यानी कह सकते हैं प्रस्ताव प्रकट करने के लिए, कोई इनविटेशन निमंत्रण है उसको प्रकट करने के लिए, सजेशन कोई सुझाव है उसको अभिव्यक्त करना है। ये तीन चीजें, ऑफर, इनविटेशन और सजेशन, अगर इन तीनों को प्रकट करना है तो भी वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे शैल आई हेल्प यू, या शैल आई ब्रिंग यू ए ग्लास ऑफ वाटर, तो ये हमारा प्रस्ताव, इनविटेशन और सजेशन। और भी देखा जाए, यदि वाक्य में कोई कल्पना, कोई अनुमान है, यानी कोई इमेजिनेशन है, कोई कैलकुलेशन है, इसको अभिव्यक्त करना है तो भी वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। जैसे मान लो हम कहें वह 30 से ऊपर का होगा, तो क्या बनाओगे, ही विल बी ओवर 30, या सी विल बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट, यानी वह इस पद के लिए सबसे उपयुक्त काबिल पात्र होगी, यानी सी विल बी द मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस पोस्ट। तो कह सकते हैं कि अगर वाक्य में कोई कल्पना, यदि वाक्य में कोई अनुमान प्रकट करना है तो भी वह वाक्य फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में प्रयोग करेंगे। और एक बात और भी आपने पढ़ा भी होगा, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा रहे थे तो हमने बताया था आपको कि अगर वाक्य में कोई प्लान्ड एक्टिविटी फॉर द नियर फ्यूचर दिया गया है, यानी आने वाले भविष्य में कोई प्लान्ड एक्टिविटीज है, यानी कोई कार्य बिल्कुल निश्चित है, तो हिंदी भले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होगी, लेकिन टेंस यानी सेंटेंस या ट्रांसलेशन उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। यानी भविष्य में कोई भी कार्य बिल्कुल निश्चित है तो वह वाक्य आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाया जाएगा, इसको जरूर याद रखना। तो क्या बनेगा, जैसे मान लो वाक्य है कि कल सुबह प्रधानमंत्री अमेरिका जाएंगे, तो कभी इस तरीके से ना बनाना कि द पीएम विल लीव फॉर अमेरिका टुमारो मॉर्निंग, कभी नहीं ऐसा बनाओगे। ये बिल्कुल प्लान्ड है, प्रधानमंत्री का कार्य, मुख्यमंत्री का कार्य, उनका अभिभाषण, उनका मीटिंग, कहीं उनका जो जाना है वो पहले से निर्धारित है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है अगर कोई विशेष परिस्थिति ना उत्पन्न हो। तो जैसे वाक्य है भारत के प्रधानमंत्री कल सुबह अमेरिका जाएंगे, तो क्या बनेगा, द इंडियन प्राइम मिनिस्टर लीव्स फॉर अमेरिका टुमारो मॉर्निंग। ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नहीं बनेगा, लेकिन हिंदी जो आएगी वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की आएगी। जैसे हम आज कश्मीर घाटी की यात्रा करेंगे और अगले दिन लौटेंगे। हिंदी देखो निकल रहा है फ्यूचर इंडेफिनिट का, लेकिन बनेगा किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट का, यानी वी विजिट कश्मीर वैली टुडे एंड रिटर्न द नेक्स्ट डे। बताओ इतना ही समझ में आया, 5-6 फैक्ट। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण है, आओ उसको देखते हैं। अब लास्ट है, कभी कभी वाक्य में कोई मजबूरी बाध्यता दे दी जाती है। जैसे इसको हम लोग कहेंगे क्या, कि यदि वाक्य के अंतर्गत अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट होती है, फिर समझो, यदि वाक्य के अंतर्गत अनिवार्यता या बाध्यता प्रकट होती है और उनके अंत में पढ़ेगा, पढ़ेंगे, पढ़ेगी आदि शब्दों का प्रयोग होता है, तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के साथ हैव टू और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिए, कभी ऐसा नहीं होता कि लॉ विल हैज टू लगाएं, शैल हैज टू लगाएं, कभी नहीं। हमेशा विल हैव टू, शैल हैव टू
यानी वाक्य में कोई अनिवार्यता, कोई मजबूरी, कोई बाध्यता हो तो हम क्या बनाते हैं, विल हैव टू फर्स्ट फॉर्म या शैल हैव टू फर्स्ट फॉर्म। फिर से समझो इसको, यदि वाक्य के अंतर्गत कोई बाध्यता है, मजबूरी है, अनिवार्यता प्रकट की गई है और वाक्य के अंत में पढ़ेगा, पढ़ेगी इत्यादि शब्दों का बोध होता है या प्रयोग किया गया है, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल प्लस शैल के साथ हैव टू का प्रयोग करेंगे। बताओ समझ में? जैसे तुम्हें सभी प्रश्न याद करने पड़ेंगे। अब देखो पढ़ेंगे लगा है ना, मजबूरी बाध्यता है, तो यू विल हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन, यू विल हैव टू लर्न ऑल द क्वेश्चन। या हमें स्कूल अवश्य जाना पड़ेगा, तो अगर अवश्य शब्द लगा है तो अवश्य की अंग्रेजी कुछ नहीं लगती है, वो विल हैव टू, शैल हैव टू, ये एक्सप्रेस कर देता है कि वाक्य में अवश्य का शब्द प्रयोग किया गया था। हमें स्कूल अवश्य जाना पड़ेगा, यानी वी विल हैव टू गो टू स्कूल। या सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे अपने मन से बनाओ, सफलता प्राप्त करने के लिए तुम्हें मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, यानी यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स टू गेट सक्सेस। अब टू गेट सक्सेस को उठा के शुरू में भी कर सकते हो, टू गेट सक्सेस यू विल हैव टू फेस द प्रॉब्लम्स। या राम को दवा लेनी पड़ेगी, पड़ेगी लगा है, रट्टा मार रहना बच्चों, विल हैव टू, शैल हैव टू का प्रयोग करोगे। राम को यह दवा लेनी पड़ेगी, राम विल हैव टू टेक दिस मेडिसिन। या स्वास्थ्य को सुधारने के लिए तुम्हें धूम्रपान छोड़ना पड़ेगा, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, टू इम्प्रूव योर हेल्थ, इसको शुरू में करो चाहे अंत में करो, टू इम्प्रूव योर हेल्थ यू विल हैव टू गेट रिड ऑफ स्मोकिंग। ठीक है, और भी ऐसे एक दो वाक्य हम लोग अलग से देखें। मान लो निगेटिव सेंटेंस का, निगेटिव के बारे में मालूम है आपको कि विल शैल के बाद नॉट लगाओगे, जैसे चीनी, पेट्रोल व सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगे। किसकी किसकी? चीनी, पेट्रोल व सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। तो द कॉस्ट्स ऑफ शुगर, पेट्रोल एंड गोल्ड विल नॉट कम डाउन, कम डाउन का मतलब होता है नीचे आना। यह महंगाई अब घटने का नाम नहीं लेगी। द डेयरनेस, डेयरनेस माने महंगाई, DEARNESS, द डेयरनेस विल नॉट बी लेस नाउ। ऐसे मान लो वाक्य इंट्रोगेटिव है, क्या तुम वहां जाओगे? तो क्या शब्द अगर शुरू में है तो क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं होती है, बल्कि सहायक क्रिया को पहले लगा देते हैं। क्या तुम वहां जाओगे? विल यू गो देयर? बताओ समझ में? क्या बढ़ई सुंदर मेज बनाएगा? विल द कारपेंटर मेक ए ब्यूटीफुल टेबल? और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आएगा तो इंट्रोगेटिव वर्ड को शुरू में लगाओगे, जैसे तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाएगा? हु विल टीच यू इंग्लिश? क्या रवि अपने घर जाएगा? विल रवि गो टू हिज होम? वह कल कहाँ पढ़ेगी? वेयर विल सी रीड? तो इस तरीके से आप जितने भी सेंटेंस पाते हो फ्यूचर इंडेफिनिट के, वो आप बनाओ। बस बेसिक स्ट्रक्चर आप हमेशा याद रखो। सिंपल सेंटेंस है तो सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव है तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव है और क्या शब्द से शुरू हुआ है तो आप उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दो, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर इसी का निगेटिव है तो नॉट सब्जेक्ट के बाद आएगा, यानी विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर इंट्रोगेटिव वर्ड से वर्ड बीच में लगा हुआ है तो सर्वप्रथम इंट्रोगेटिव वर्ड की अंग्रेजी प्लस विल या शैल
प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये था प्यारे बच्चों आप लोगों का फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आप पूरा प्रेजेंट रिवीजन करें, पूरा पास्ट रिवीजन करें और फ्यूचर इंडेफिनिट। कल हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस देखेंगे और 3 दिन के लेक्चर में टेंस को ख़त्म करके हम लोग बड़े बड़े ट्रांसलेशन पे प्रैक्टिस करते हैं, जिससे विगत वीडियो में हम लोगों ने किया है। ओके स्टूडेंट्स, गुड नाइट, बाय।